नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरती बुक ब्रेन चैनल में, जहां हम इतिहास की उन कहानियों को जीवंत करते हैं जो दिलों को झकझोर देती है और आत्मा को झिंझोर देती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां बहादुरी, बलिदान और आजादी की आग अपने चरम पर थी। हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की, दो ऐसे नाम जिन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सोच बदल दी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानियां आपको लगातार मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक संदेश है और हर संदेश आपके दिल तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस क्रांति की कहानी जो आज भी हमें सोचने और बदलने पर मजबूर करती है। उस रात आकाश में चांद अधूरा था, जैसे भारत की आजादी। हवा में सर्दी थी, लेकिन धरती के भीतर कहीं एक आग जल रही थी, विद्रोह की, बलिदान की और उस सपने की जिसे कुचलने के लिए साम्राज्य ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अंग्रेजी हुकूमत के झंडे ऊंचे थे, लेकिन उनके साए में दबे करोड़ों दिलों में एक ही धड़कन थी, स्वतंत्रता। इसी अधूरे चांद के नीचे 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया चंद्रशेखर। पिता सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी। साधारण परिवार, लेकिन असाधारण नीति। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती देगा और अपनी मौत तक गुलाम न होने की कसम खाएगा। बालक चंद्रशेखर की आंखों में बचपन से ही एक अलग चमक थी। वह खेलते खेलते भी सवाल पूछता, माँ, हम अपने ही देश में पराए क्यों हैं? जगरानी देवी के पास उस सवाल का पूरा उत्तर नहीं था, लेकिन वह इतना जरूर कहती, बेटा, समय आने पर समझ जाओगे। समय आया। 1919 जलियांवाला बाग की खबरें आग की तरह फैलीं। निर्दोषों का खून, गोलियों की गूंज और अंग्रेजी बूटों की क्रूरता। चंद्रशेखर तब 13 वर्ष का था। इलाहाबाद में पढ़ता हुआ उसने पहली बार महसूस किया कि किताबों के अक्षर कमजोर पड़ जाते हैं जब इतिहास खून से लिखा जाता है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। स्कूल, कॉलेज, अदालतें, सब छोड़ने का संदेश। चंद्रशेखर ने भी पढ़ाई छोड़ दी। एक दिन वह आंदोलन में पकड़ा गया। अदालत में मजिस्ट्रेट ने नाम पूछा। नाम आजाद, पिता का नाम। स्वतंत्रता, निवास, जेल खाना। अदालत सन्न रह गई। हंसी उड़ी, फिर गुस्सा। सजा मिली 15 कोड़े। हर कोड़े पर आजाद ने एक ही शब्द दोहराया, वंदे मातरम। उस दिन चंद्रशेखर मर गया। चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ। उधर पंजाब की धरती पर एक और कहानी आकार ले रही थी। 28 सितंबर 1907 बंगा गांव, जो अब पाकिस्तान है। एक बालक जन्मा, भगत सिंह। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह। पूरा परिवार क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत। घर में लोरियों के साथ साथ आजादी की बातें भी गूंजती थीं। भगत सिंह ने बचपन में ही देखा कि कैसे उसके चाचा को अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया। उसने महसूस किया कि गुलामी केवल जंजीर नहीं, यह सोच को भी जकड़ लेती है। 1919 वही जलियांवाला बाग। भगत सिंह 12 वर्ष का था। वह उस मैदान में गया जहां अभी भी मिट्टी से खून की गंध आती थी। उसने मिट्टी उठाकर अपनी मुट्ठी में भर ली। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां संकल्प था, मैं इस मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए भगत सिंह का दिमाग किताबों में और दिल क्रांति में डूबा रहता। मार्क्स, लेनिन, रूस की क्रांति, सब पढ़ता। वह केवल भावुक क्रांतिकारी नहीं था, वह सोचने वाला, तर्क करने वाला और भविष्य को देखने वाला युवा था। उसकी कविता में आग थी, लेखों में तर्क और आंखों में मौत से न डरने की शांति। 1922 चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। लाखों युवाओं का सपना जैसे अचानक टूट गया। चंद्रशेखर आजाद को लगा कि अहिंसा का रास्ता यहां खत्म हो रहा है। उसने हथियार उठाने का फैसला किया। यहीं से जन्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA का। उद्देश्य स्पष्ट, सशस्त्र क्रांति। आजाद इसके आत्मा बन गए। वह भूमिगत रहते, संगठन बनाते, युवाओं को जोड़ते। 1925 काकोरी कांड। सरकारी खजाना लूटा गया। ब्रिटिश शासन के दिल पर सीधा वार।
कई क्रांतिकारी पकड़े गए, फांसी पर चढ़े, आजाद बच निकले। अंग्रेजी सरकार ने उनके सिर पर इनाम रखा। अब आजाद केवल इंसान नहीं रहे, वह एक प्रतीक बन गए। 1926 लाहौर। भगत सिंह और आजाद की पहली मुलाकात। कमरा छोटा था, लेकिन विचार बड़े। आजाद की आंखों में अनुभव की गहराई थी, भगत सिंह की आंखों में भविष्य की आग। क्रांति क्या है? आजाद ने पूछा। भगत सिंह मुस्कराए। क्रांति केवल बम नहीं, यह सोच का बदलाव है। आजाद ने सिर हिलाया। और सोच को जगाने के लिए कभी भी धमाके भी जरूरी होते हैं। यहीं से बना एक रिश्ता, गुरु और शिष्य का, लेकिन उससे भी बढ़कर दो विचारों का संगम। HRA का नाम बदला गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। समाजवाद लक्ष्य बना। आजादी केवल अंग्रेजों को भगाने तक सीमित नहीं थी, वह एक न्यायपूर्ण समाज का सपना थी। लाहौर की सड़कों पर उस दिन अजीब सी खामोशी थी। हवा में नमी थी, जैसे आसमान भी किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रहा हो। लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन हर दिल के किसी कोने में एक डर, एक गुस्सा और एक सवाल पल रहा था, कब तक? ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा, बिना किसी भारतीय सदस्य के। यह केवल एक आयोग नहीं था, यह पूरे देश के आत्मसम्मान पर तमाचा था। हर गली, हर चौराहा एक ही नारे से गूंज उठा, साइमन गो बैक। लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। सफेद बाल, झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में आग। 30 अक्टूबर 1928। जब जुलूस निकला तो पुलिस की लाठियां भी तैयार थीं। अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट ने आदेश दिया, लाठीचार्ज। डंडे बरसे, सिर फूटे, खून बहा, लाला जी गिर पड़े। किसी ने उन्हें सहारा दिया। उन्होंने दर्द से कराहते हुए कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील होगी। कुछ ही दिनों बाद लाला लाजपत राय शहीद हो गए। उस दिन लाहौर नहीं रोया, लाहौर जला। भगत सिंह ने जब यह खबर सुनी तो वह देर तक चुप रहे। उनके चेहरे पर आंसू नहीं थे, वहां एक ठंडा, गहरा क्रोध था। उन्होंने अपने कमरे में जाकर लाला जी की तस्वीर के सामने सिर झुकाया। यह अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में थे, लेकिन खबर उनके दिल तक बिजली बनकर पहुंची। उन्होंने मुट्ठी भींच ली। अब जवाब देना होगा। HSRA की एक गुप्त बैठक बुलाई गई। छोटा सा कमरा, दीवारों पर अंधेरा, बीच में बैठा एक दीपक। आजाद बोले, अंग्रेज समझते हैं कि लाठियों से आवाज दब जाएगी, हमें दिखाना होगा कि हर लाठी का हिसाब होता है। भगत सिंह ने शांत स्वर में कहा, हमें बदला नहीं, संदेश देना है। निर्णय हुआ, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। लक्ष्य, जेम्स स्कॉट। 17 दिसंबर 1928। लाहौर। योजना बिल्कुल साफ थी। राजगुरु ट्रिगर दबाएंगे, भगत सिंह पहचान सुनिश्चित करेंगे, आजाद दूर से सुरक्षा देखेंगे। शाम ढल रही थी। पुलिस अफसर दफ्तर से बाहर निकला। भगत सिंह ने उसे देखा। दिल एक पल के लिए धड़का। यही है। राजगुरु ने गोली चलाई। अफसर गिर पड़ा, लेकिन वह स्कॉट नहीं था, वह था सैंडर्स। एक पल के लिए सन्नाटा। फिर भगत सिंह आगे बढ़े और दूसरी गोलियां दाग दीं। यह लाला लाजपत राय की ओर से। भीड़ में अफरातफरी मच गई। आजाद ने हवा में गोली चलाकर रास्ता साफ किया। तीनों क्रांतिकारी अंधेरे में गायब हो गए। ब्रिटिश सरकार हिल गई। पूरे देश में पोस्टर लगे, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह अब केवल नाम नहीं रहे, वह विचार बन गए। लेकिन अंग्रेज जानते थे, इन्हें पकड़ना होगा। आजाद भूमिगत हो गए। जगह जगह ठिकाने बदले। पुलिस का जाल कसता जा रहा था। लेकिन भगत सिंह के मन में एक और योजना थी, हमें जनता तक अपनी बात पहुंचानी है। 1929 दिल्ली, सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तय किया, बम फेंके जाएंगे, लेकिन किसी को मारा नहीं जाएगा। यह हत्या नहीं, घोषणा होगी। 8 अप्रैल 1929। सभा चल रही थी। अचानक धमाका, धुआं, अफरातफरी। फिर गूंजा, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।
पर्चे हवा में उड़े। भगत सिंह भागे नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी दी। जब हथकड़ियां लगीं, उनके चेहरे पर डर नहीं था, मुस्कान थी। मैं इसलिए गिरफ्तार हो रहा हूं ताकि मेरी आवाज जेल की दीवारों से टकराकर पूरे देश में गूंज सके। उधर आजाद को जब यह खबर मिली तो वह देर तक चुप बैठे रहे। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उनका दिल भारी था। उन्हें एहसास था अब लड़ाई और कठिन होने वाली है। जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू की। 63 दिन। उनकी मां विद्या देवी मिलने आईं, आंखों में आंसू। बेटा, कुछ खा लो। भगत सिंह मुस्कराए। मां, अगर मेरे शरीर का कष्ट देश के लाखों भूखे बच्चों की आवाज बन जाए तो यह सौदा सस्ता है। पूरा देश जाग रहा था। जेल की दीवारें हमेशा पत्थर की नहीं होती। कुछ दीवारें खामोशी की होती है, कुछ इंतजार की, और कुछ उन सपनों की जो फांसी के तख्ते तक साथ चलते हैं। लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारों के भीतर अब केवल कैदी नहीं थे, विचार बंद थे, और विचारों को बंद करना किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे कठिन काम होता है। भगत सिंह की कोठरी छोटी थी, लेकिन उसके भीतर एक पूरा भारत सांस ले रहा था। दीवार के सहारे रखी किताबें, मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, और बीच में बैठा एक युवा जिसकी उम्र मुश्किल से 23 वर्ष, लेकिन सोच सदियों से आगे। रात को जब जेल सो जाती, तब भगत सिंह जागते। वह लिखते, कभी कागज पर, कभी अपने मन पर। क्रांति तलवार की धार से नहीं आती, क्रांति विचारों की आग से जन्म लेती है। मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई। अदालत भरी रहती। अंग्रेज जज ऊंची कुर्सी पर, और नीचे खड़ा एक क्रांतिकारी, सीधा, निडर, मुस्कुराता हुआ। जज ने एक दिन ताना मारा, तुम जानते हो, तुम्हारी सजा मौत हो सकती है। भगत सिंह ने शांति से जवाब दिया, मौत तो हर इंसान की होती है, माय लॉर्ड। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी मौत एक उद्देश्य के लिए होगी। अदालत में सन्नाटा छा गया। जेल में भूख हड़ताल और तेज हो गई। 63 दिन नहीं, हर दिन एक युग जैसा था। शरीर गल रहा था, लेकिन आत्मा और मजबूत हो रही थी। एक दिन जेलर ने कहा, भगत सिंह, यह पागलपन छोड़ दो। भगत सिंह मुस्कराए, पागलपन नहीं साहब, यह इतिहास है जो लिखा जा रहा है। उनके साथी यतीन्द्रनाथ दास की हालत बिगड़ती चली गई। 13 सितंबर 1929 उन्होंने दम तोड़ दिया। जब उनका शव जेल से बाहर निकला, पूरा कलकत्ता उमड़ पड़ा। भगत सिंह ने अपनी कोठरी में आंखें बंद कर लीं। एक और दीपक बुझ गया, लेकिन उजाला बढ़ गया। उधर इलाहाबाद, चंद्रशेखर आजाद लगातार ठिकाने बदल रहे थे। सिर पर इनाम बढ़ता जा रहा था। हर नुक्कड़ पर पुलिस, हर चेहरे पर शक। लेकिन आजाद थके नहीं थे। वह जानते थे, जब तक एक भी साथी जिंदा है, लड़ाई जिंदा है। उन्होंने गुप्त बैठकों में कहा, अगर भगत सिंह को फांसी हुई तो यह देश की आत्मा पर चोट होगी। हमें आखिरी सांस तक कोशिश करनी होगी। योजनाएं बनी, जेल तोड़ने की, गवाहों को बदलने की, सबूत मिटाने की। लेकिन हर योजना के सामने एक दीवार खड़ी थी, विश्वासघात। ब्रिटिश सरकार ने मुकदमे को तेज कर दिया। विशेष ट्रिब्यूनल बनाया गया। न गवाह पूरे, न दलीलें सुनी गईं। यह मुकदमा नहीं था, यह एक निर्णय था जो पहले ही लिखा जा चुका था। 23 मार्च 1931 की तारीख तय हुई। फांसी। जब यह खबर जेल में पहुंची, भगत सिंह ने गहरी सांस ली। तो यही दिन है। उन्होंने अपने साथियों, राजगुरु और सुखदेव की ओर देखा। तीनों मुस्कराए। इंकलाब जिंदाबाद। मां विद्या देवी आखिरी बार मिलने आईं। सलाखों के बीच, मां बेटा, डर तो नहीं लगता? मां ने कांपती आवाज में पूछा। भगत सिंह ने सिर हिलाया। मां, अगर मेरी मौत से कोई बच्चा आजाद हवा में सांस ले सके तो यह मौत नहीं, जन्म है। मां ने बेटे के माथे को छुआ। वह जानती थीं, यह बेटा अब केवल उनका नहीं रहा। उधर आजाद को हर ओर से घेरा जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली, वह इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के आसपास है। आजाद समझ चुके थे, अब अंत पास है। उन्होंने अपनी पिस्तौल देखी। उसमें आखिरी गोली बची थी। यह गोली अंग्रेजों के लिए नहीं, उन्होंने मन ही मन कहा, यह मेरे लिए है। आजाद पकड़ा नहीं जाएगा। 23 मार्च 1931 लाहौर जेल। शाम का समय।
तीनों को फांसी घर ले जाया गया। भगत सिंह जोर से बोले, इंकलाब जिंदाबाद। फंदा कसा। इतिहास ने सांस रोक ली। उसी दिन कुछ समय बाद इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क, चारों ओर पुलिस, गोलियां चलीं। आजाद ने जवाब दिया, आखिरी गोली। उन्होंने खुद को सलाम किया। आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। गूंज। खामोशी। 23 मार्च 1931 की रात भारत की आत्मा के लिए सबसे लंबी रातों में से एक थी। लाहौर, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस, दिल्ली, हर जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग सो रहे थे, लेकिन देश जाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी धीरे धीरे चल रही हो, कहीं कोई आवाज न टूट जाए। सुबह होने से पहले ही खबर फैल चुकी थी। कोई अखबार जरूरी नहीं था, कोई रेडियो भी नहीं। शहादत की खबरें दिलों से दिलों तक पहुंच जाती है। भगत सिंह को फांसी दे दी गई। राजगुरु और सुखदेव भी नहीं रहे। और लगभग उसी समय एक और वाक्य फुसफुसाहट से चीख में बदल गया। चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। लाहौर की गलियां रो रही थीं। वह जेल, जिसके फाटक के बाहर कभी लोग उम्मीद लेकर खड़े रहते थे, आज डर और गुस्से का केंद्र बन गई थी। ब्रिटिश सरकार ने शवों को चुपचाप जलाने की कोशिश की। उन्हें डर था, अगर जनता ने अपने शहीदों को देख लिया तो यह आंसू आग में बदल जाएंगे। लेकिन आग पहले ही लग चुकी थी। रावी नदी के किनारे अधजले शवों की खबर जब फैली तो लोग दौड़ पड़े। कोई मां अपने बेटे को ढूंढ रही थी, कोई युवा अपने भविष्य को। लोग मिट्टी उठा उठाकर माथे से लगाने लगे। यही है वह मिट्टी जिसमें भगत सिंह की सांस मिली है। पंजाब बंद हो गया। दुकानें नहीं खुली। स्कूलों में ताले लग गए। खेतों में काम रुक गया। यह हड़ताल किसी पार्टी ने नहीं बुलाई थी, यह दिलों से निकली थी। लाहौर कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतर आए। किसी के हाथ में भगत सिंह की तस्वीर थी, किसी के हाथ में राजगुरु की, किसी के हाथ में सुखदेव की। नारे गूंज रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, शहीदों अमर रहें। ब्रिटिश पुलिस ने लाठियां उठाईं, लेकिन इस बार लाठियां भी कांप रही थीं। इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क, जहां कल तक पेड़ों के नीचे सन्नाटा था, वहां आज लोग मिट्टी को छू छू कर देख रहे थे। हर कोई पूछ रहा था, आजाद यहीं गिरे थे। एक बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तू आजाद था और हमें भी आजाद कर गया। किसी ने पार्क की मिट्टी को कपड़े में बांध लिया, किसी ने पेड़ को छूकर माथे से लगाया। कांग्रेस के भीतर भी हलचल मच गई। महात्मा गांधी पर सवाल उठने लगे। अगर ये लोग गलत थे तो इनके लिए पूरा देश क्यों रो रहा है? गांधी जी ने प्रार्थना सभा में कहा, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं इन युवकों के साहस और बलिदान को नमन करता हूं। यह वाक्य बहुत कुछ कह गया। ब्रिटिश सरकार ने सोचा था कि फांसी से डर पैदा होगा, लेकिन हुआ उल्टा। डर टूट गया। छोटे छोटे कस्बों में बच्चे खेल खेल में कहते, मैं भगत सिंह बनूंगा, मैं आजाद बनूंगा। माएं डराने के लिए नहीं, सुलाने के लिए कहने लगीं, सो जा बेटा, नहीं तो भगत सिंह आ जाएगा। और बच्चे मुस्करा देते। जेलों के भीतर बंद क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा भर गई। अगर भगत सिंह मर सकता है तो हम क्यों डरें? कई युवाओं ने भूमिगत संगठन ज्वाइन कर लिए। एचे सारे भले टूट चुकी थी, लेकिन उसका विचार अब हजारों दिमागों में फैल चुका था। ब्रिटिश अफसरों की बैठकों में चिंता थी। हमने उन्हें मार दिया, लेकिन हमने क्या खो दिया? एक अफसर बोला, सर, हमने उन्हें शहीद बना दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विदेशों में भी प्रतिक्रिया हुई। लंदन के अखबारों में सवाल उठे, क्या ब्रिटिश न्याय अंधा है? फ्रांस, रूस, जर्मनी, हर जगह भारतीय छात्रों ने प्रदर्शन किए। भगत सिंह अब केवल भारत का नाम नहीं रहा, वह उपनिवेशवाद के खिलाफ एक वैश्विक प्रतीक बन गया। गांव-गांव में कहानियां फैलने लगीं। कोई कहता, भगत सिंह फांसी के तख्ते पर भी हंस रहा था। कोई कहता, आजाद ने आखिरी गोली खुद को मारी ताकि कोई उसे जिंदा न पकड़ सके। सच क्या था, मिथक क्या, फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मिथक भी इतिहास बना रहे थे। एक मां अपने बेटे को लिखना सिखा रही थी। उसने पहला शब्द लिखवाया, आजादी।
एक शिक्षक ने कक्षा में कहा, आज का पाठ शहादत। एक किसान ने हल चलाते हुए कहा, यह जमीन अब और भी पवित्र हो गई है। वर्ष बीतते गए। 1932, 1933, लेकिन 23 मार्च हर साल लौटता रहा। हर बार कुछ नए बच्चे बड़े हो जाते, हर बार कुछ नए युवा सवाल पूछने लगते। अगर भगत सिंह सही थे तो हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेज चले गए, यह तो इतिहास की किताबें लिखेंगी, लेकिन उससे पहले यह शहादत जरूरी थी, यह आग जरूरी थी, क्योंकि आजादी केवल समझौते से नहीं आती, उसके लिए किसी को अपना सब कुछ देना पड़ता है। कुछ मौतें शोर मचाकर नहीं आती, वे चुपचाप आती है, लेकिन सदियों तक गूंजती रहती है। 23 मार्च 1931 के बाद भारत वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। सड़कें वही थीं, खेत वही थे, नदियां वही बह रही थीं, लेकिन लोगों की आंखों में कुछ बदल गया था। अब वहां डर नहीं था, वहां सवाल था। अगर 23 साल का एक युवक हंसते हंसते फांसी चढ़ सकता है, तो हम क्यों डरे? वर्ष बीतते गए। 1932, 1935, 1940। अंग्रेजी सरकार ने दमन जारी रखा, लेकिन हर दमन के बाद प्रतिरोध और मजबूत होता गया। कांग्रेस की सभाओं में भगत सिंह का नाम लिया जाने लगा, पहले हिचक के साथ, फिर सम्मान के साथ। नेहरू ने एक बार कहा, भगत सिंह जेल में नहीं मरे, वह भारत के युवाओं के दिलों में जिंदा हो गए। गांवों में, जहां अखबार नहीं पहुंचते थे, वहां कहानियां पहुंच गई थीं। एक बूढ़ा दादा अपने पोते को कहानी सुनाता, बेटा, एक लड़का था जिसने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। पोता पूछता, क्यों? दादा जवाब देता, ताकि तू डरकर न जिए। 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। जब भीड़ अंग्रेजों के सामने डटी रहती, कोई न कोई जरूर चिल्लाता, भगत सिंह को याद करो। यह नाम नारा बन चुका था। इधर अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल गया, चंद्रशेखर आजाद पार्क। लेकिन सच यह था कि आजाद केवल एक पार्क में नहीं थे, वह हर उस दिल में थे जो झुकने से इनकार करता था। जब भी कोई युवक अन्याय के सामने खड़ा हुआ, आजाद वहीं थे। 1947, आजादी की सुबह आई, तिरंगा लहराया, लोग रोए, हंसे, गले मिले, लेकिन उस सुबह कुछ आंखें चुप थीं। किसी ने कहा, काश भगत सिंह यह दिन देख पाते। किसी ने कहा, आजाद होते तो क्या कहते? शायद भगत सिंह कहते, आजादी केवल झंडा नहीं, जिम्मेदारी है। शायद आजाद कहते, अगर अन्याय जिंदा है तो गुलामी भी जिंदा है। समय आगे बढ़ा, कुर्सियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन शहीदों की तस्वीरें दीवारों पर टंगी रहीं, कभी फूलों से ढकी हुई, कभी धूल में सनी हुई। एक दिन एक शिक्षक ने कक्षा में पूछा, भगत सिंह कौन थे? एक बच्चे ने कहा, क्रांतिकारी। दूसरे ने कहा, शहीद। एक बच्चा चुप रहा, तुम क्यों नहीं बोल रहे? उसने कहा, सर, वो भविष्य थे। शिक्षक की आंखें भर आईं। आज जब हम यह कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, यह केवल अतीत नहीं है, यह आईना है। यह पूछता है, हमने उनकी कुर्बानी के साथ क्या किया? क्या हमने उस आजादी को जिया जिसके लिए उन्होंने जान दी? भगत सिंह ने अपने आखिरी लेख में लिखा था, क्रांति का अर्थ खून खराबा नहीं, बल्कि सोच का बदलाव है। आज भी वही सवाल जिंदा है, क्या हमारी सोच बदली? चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। आज सवाल यह नहीं कि दुश्मन कौन है, सवाल यह है, क्या हम आजाद रह पा रहे हैं? यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती, यह हर उस दिन शुरू होती है जब कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है, हर बार जब कोई सच बोलने की कीमत चुकाने को तैयार होता है, हर बार जब कोई कहता है, मैं डरकर नहीं जीऊंगा, क्योंकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद किसी किताब में बंद नाम नहीं है। वे एक सवाल है, वे एक आग है, वे एक जिम्मेदारी है। समापन। अगर यह कहानी सुनकर दिल भारी हुआ, अगर आंखें नम हुईं, अगर सीना थोड़ा चौड़ा हुआ, तो समझिए, शहीद आज भी जिंदा है। इंकलाब जिंदाबाद।
धन्यवाद दोस्तों।